फसलों को उनकी वनस्पति पहचान के हिसाब से और मौसम के हिसाब से जीवन चक्र के आधार पर कई तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करके उसको जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम उन फसलों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकें और जब इन फसलों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको आसानी से हल कर सकें। सबसे पहले देखते हैं मौसम या ऋतु के आधार पर फसलों के प्रकार। पहला खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल और तीसरा है जायद की फसल। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? खरीफ की फसल वो फसल होती है जो जून और जुलाई में बुआई होती है और उसकी कटाई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। ट्रिक आप लगाएंगे तो खरीफ यानी खराब मौसम, खराब टाइम था। खरीफ की जो फसल होती है वो खराब टाइम पर होती है, यानी कि बारिश के टाइम पर होती है। और बारिश कब आती है? जून और जुलाई में। मानसून जब खराब होता है उस टाइम खरीफ की फसल की बुआई की जाती है। यानी कि खरीफ की फसल जून और जुलाई में बुआई की जाती है और अक्टूबर और नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। इसको वर्षा ऋतु की फसल भी बोलते हैं। इन फसलों के लिए आर्द्रता अधिक, यानी जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी जो होती है, अधिक मात्रा की जरूरत होती है, अधिक तापमान की जरूरत होती है और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इस टाइम पर जो मेन फसल होती है धान, गन्ना, बाजरा, तंबाकू, कपास, जूट, उड़द, मूंग, हल्दी, पटसन, शकरकंद, तिल और ऐसी ढेर सारी फसलें हैं जो इस टाइम पर बुआई की जाती है। यानी कि खरीफ की फसलें खराब मौसम में बुआई इनकी होती है। खराब मौसम कब आता है? जून और जुलाई में खराब मौसम आता है, अर्थात खरीफ की फसल की बुआई जून और जुलाई में की जाती है और अक्टूबर नवंबर में जाकर के कटाई की जाती है। खरीफ और रबी की फसलों में दिक्कत यही होता है कि खरीफ की बुआई कब हुई है और कटाई कब हुई है, रबी का टाइम कब है, इसमें गलती कर बैठता है। इसीलिए एक ट्रिक हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले खरीफ का मौसम जो होता है यानी खराब मौसम होता है, उस टाइम खरीफ की फसलों की बुआई की जाती है। अब हम देखते हैं सेकंड, रबी की फसल। रबी की फसल खरीफ की फसल के जस्ट बाद उसकी बुआई की जाती है। खरीफ की फसल कटाई कब की गई? अक्टूबर नवंबर में। उस टाइम पर रबी की फसल की बुआई की जाती है। तो ऐसी फसलों को बढ़ने के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। ठंडी के टाइम पर इसकी बुआई होती है। अक्टूबर नवंबर में ठंडी का टाइम आ जाता है तथा परिपक्व होने के लिए इनको गर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें शीत ऋतु की फसलों के नाम से भी जाना जाता है। भारत में रबी की फसल को बसंत की फसल या सर्दियों की फसल भी बोलते हैं। बुआई सर्दी में की जाती है इसकी, यानी अक्टूबर नवंबर में, तथा कटाई बसंत में यानी कि मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। इनको कम तापमान, कम पानी की आवश्यकता होती है। ठंडी के समय में कम तापमान भी मिलता है और कम पानी भी मिलता है क्योंकि उस टाइम बारिश का समय नहीं होता है। इनके पौधों में बीज जल्दी अंकुरित हो जाता है और इस वर्ग की फसलें कम तापमान में, छोटे दिनों वाली अवस्था, ठंडी का जब टाइम होता है उस समय दिन की अवधि जो होती है वो छोटा हो जाता है। इसलिए इनको कम तापमान की जरूरत होती है और छोटे दिन की भी जरूरत होती है। इस टाइम पर जो मुख्य फसलें हैं इनमें गेहूं है, जौ है, टमाटर है, सरसों, मसूर, बरसीन, मूली, आलू, चना, धनिया, सूरजमुखी और ऐसी ढेर सारी फसलें हैं जो इस टाइम पर बुआई की जाती हैं और मार्च और अप्रैल में जाकर के इनकी कटाई की जाती है। अब तीसरा देखते हैं जायद की फसल। खरीफ की फसल हमने देखा जून जुलाई में बारिश के टाइम पर उसका यानी खराब मौसम में किया गया उसका बुआई, और रबी की फसल का बुआई ठंडी के टाइम पर यानी अक्टूबर नवंबर में किया गया और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की गई। अब जाकर के जायद की फसल की बुआई कब होगी? इनके बीच में जो बचा हुआ टाइम है उस टाइम पर जायद की फसल पैदा की जाती है। यह फसल बहुत कम ही समय में परिपक्व होकर तैयार हो जाती है क्योंकि मार्च अप्रैल में अभी तक रबी की फसल की कटाई की गई थी, तो उसी टाइम पर इसकी लगभग बुआई की जाती है। यानी फरवरी और मार्च में जाकर के या अप्रैल में इसकी जाकर के बुआई होती है। अप्रैल में कम ही होती है जबकि फरवरी और मार्च में ज्यादा बुआई होती है और जाकर के मई और जून में बारिश आने से पहले ही इसकी कटाई कर ली जाती है। इस अवधि में भीषण गर्मी पड़ती है, तेज गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में इन फसलों में इसको सहन करने की और उगने की क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसलिए ऐसी जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं इसमें भी ये बहुत अच्छी तरह से अपने आप को संभाल कर रखती हैं और इन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भी उनका उगने की क्षमता इन फसलों में बहुत बेहतर पाई जाती है। यह फसलें बहुत कम समय में परिपक्व होकर तैयार हो जाती हैं। यह एक प्रकार से ताजी फसल होती है जो जल्दी से तैयार होने के साथ साथ जल्दी खत्म भी हो जाती है। अगर सिंचाई पक्की व्यवस्था है तो ये फरवरी या मार्च में इसकी बुआई कर दी जाती है और मई और जून में जाकर के इसकी कटाई कर ली जाती है। इसके लिए सिंचाई की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। खासकर नदियों के किनारे आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके किनारे बहुत ज्यादा ऐसी फसलें तैयार की जाती हैं जो जायद की फसलें होती हैं, जैसे तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा, ककड़ी, भिंडी, कद्दू, ये सब कई चीजें हैं जो उस टाइम पर तैयार की जाती हैं।
अब देखते हैं आर्थिक लाभ या उपयोगिता के आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। सबसे पहला अनाज की फसलें। इन फसलों के दाने अनाज के रूप में होते हैं तथा इनका वनस्पति अंग पशुओं के भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, धान, गेहूं, जौ, ये सभी चीजें अनाज की फसलें होती हैं और इनको दोनों तरीके से हम यूज करते हैं। एक तो खुद खाने के लिए यूज करते हैं और दूसरा पशुओं को उनका वनस्पति जो अंग होता है उसको खाने के लिए यूज करते हैं। सेकंड है तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलों में सरसों, तोरिया, लाही, मूंगफली, अरंडी, तिल, सूरजमुखी आदि ये सभी फसलें आती हैं जिनसे तेल निकलता है और उन तेल को हम यूज करते हैं। इसके बाद है दलहनी फसल। इन फसलों के दानों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं सभी में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इसीलिए प्राचीन समय के जो लोग थे हुष्ट पुष्ट ज्यादा रहते थे। कारण यही था कि वो लोग दलहनी चीजों का बहुत ज्यादा उपयोग करते थे अपने खाने में। इन पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं तथा इनमें पाए जाने वाले जीवाणु पौधों की जड़ों में वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करते हैं। इन फसलों में मुख्य रूप से जैसे चना हो गया, मटर, मूंग, मसूर, सोयाबीन, अरहर, ये सभी चीजें इन फसलों में आती हैं। नंबर 4, चारे की फसलें। यह घरेलू स्तर पर पालतू पशुओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे हम गाय, भैंस इन सब का पालन करते हैं, ऊंट हो गया आदि के लिए हम इन फसलों का प्रयोग करते हैं। मक्का, ज्वार, बाजरा, बरसीम, लूसन, नेपियर घास, ये सभी चीजें चारों के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद है रेशे की फसलें। रेशे की फसलें वे फसलें होती हैं जैसे जूट हो गया, पटसन, कपास, सनई, ढैंचा आदि, ये सभी रेशे की फसलें होती है। इनकी रस्सियां बनाई जाती हैं, बोरी और इसके अलावा कई चीजें हैं जो इन फसलों के द्वारा बनाई जाती हैं। नंबर 6, शाकभाजी की फसलें या वेजिटेबल फसलें इसे बोलते हैं। आलू, गोभी, मूली, भिंडी, टमाटर, बैगन, ये सभी चीजें वेजिटेबल से रिलेटेड हैं और इन्हें शाकभाजी की फसलें बोलते हैं। सातवां देखते हैं औषधीय फसलें हैं। इनमें नीम, पुदीना, अदरक, तुलसी, मेथी, हल्दी आदि चीजें आती हैं जो औषधीय फसलों के नाम से इनको जाना जाता है। नंबर 8, मिर्च एवं मसाले। आप देखते होंगे कि ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जो मिर्च एवं मसालों के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इस वर्ग की फसलों का ज्यादातर चटनी तथा अचार बनाने में प्रयोग किया जाता है तथा स्वाद एवं सुगंध आदि के आधार पर सूक्ष्म मात्रा में हम इसको प्रयोग करते हैं। जैसे मिर्च हो गया, धनिया, जीरा, इलायची, अजवाइन, अदरक, दालचीनी, प्याज, पुदीना, लहसुन, सौंफ, हल्दी, काली मिर्च, तेजपात आदि, ये सभी चीजें इन फसलों में आती हैं। शर्करा की फसलें। संपूर्ण विश्व में चीनी बनाने के लिए 2 फसलों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से पहला गन्ना और दूसरा होता है चुकंदर। संपूर्ण विश्व में लगभग 60 से 70% गन्ना से ही चीनी बनाया जाता है, बाकी उसके अलावा चुकंदर से बनाया जाता है। नंबर 10, फलदार फसलें, फ्रूट क्रॉप इसे बोलते हैं। इनको ऐसे वृक्षों के रूप में लगाया जाता है जो फल देते हैं, जैसे केला हो गया, नींबू हो गया, लीची हो गया, नाशपाती, आम, सेब, पपीता, अमरूद, नारंगी, चीकू आदि, ये सभी फलदार फसलें होती हैं जो हम फल के रूप में जिनका प्रयोग करते हैं। नंबर 11 है जड़ तथा कंद वाली फसलें, रूट एवं ट्यूबर क्रॉप्स। इन फसलों की जड़ें तथा तना खाने के प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, आलू, शकरकंद, सलजम, अरवी, अदरक, ये सभी जड़ एवं कंद वाली फसलें होती हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं पेय पदार्थ वाली फसलें बोली जाती हैं। ऐसी फसलें जिनको पेय पदार्थ के रूप में हम प्रयोग करते हैं, जिसका बहुतायत में समाज के सभी लोगों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जैसे काफी, चाय, कहवा, कोको आदि सभी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है और ये फसलें पेय पदार्थ के रूप में जानी जाती हैं। उत्तेजक फसलें। उत्तेजक फसलें वो फसलें होती है जो शरीर में उत्तेजना प्रदान करती हैं, जैसे भांग हो गया, धतूरा हो गया, गांजा, तंबाकू, काफी, चाय, ये आदि सभी चीजें उत्तेजक फसलों में आती हैं। अभी तक हमने 2 तरीके से देखा फसलों के प्रकार, एक मौसम या ऋतु के आधार पर और दूसरा जो था लाभ यानी आर्थिक लाभ या उपयोगिता के आधार पर। अब तीसरा हम देखेंगे जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अभी तक जब हम फसलों को देखते हैं तो हम मैक्सिमम ध्यान देते हैं खरीफ की, रबी की, जायद, नकदी, इन्हीं फसलों के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि फसलों को उनकी वनस्पति पहचान के हिसाब से और मौसम के हिसाब से जीवन चक्र के आधार पर कई तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो अब देखते हैं जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं एक वर्षीय फसलें। एक वर्षीय फसलें वे फसलें होती हैं जिनको हम 1 वर्ष के अंदर पैदा भी कर लेते हैं, उनका उपयोग भी कर लेते हैं और उनसे जो बीज प्राप्त हुआ है उसकी बुआई भी कर सकते हो, वो 1 वर्ष की फसलें होती हैं। इनमें धान, गेहूं, बाजरा, ढैंचा, मूंग, चना, मूंगफली, सरसों, आलू, कद्दू, ऐसी ढेर सारी फसलें हैं। बहुत ज्यादा फसलें इसमें आती हैं। मैक्सिमम फसलें इसी के अंदर ही 1 वर्षीय फसलों के अंदर ही आती हैं। अब देखते हैं 2 वर्षीय फसलें। 2 वर्षीय फसलें वे
वे फसलें होती हैं जिनका हम उपयोग 2 वर्ष के अंदर करते हैं, यानी कि 1 वर्ष में हम खाने के लिए उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें बीज प्राप्त की जरूरत है, अगर उसके बीज चाहिए तो उसको 2 वर्ष में हम निकाल सकते हैं। हम 1 वर्ष में उसका बीज नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उसको 2 वर्ष की फसलें बोलते हैं। इसमें प्याज, चुकंदर ये 2 वर्ष की फसलों में आती हैं। नंबर 3 है बहुवर्षीय फसलें। बहुवर्षीय फसलें में जितनी फल हैं ये सभी बहुवर्षीय फसलों में आती हैं, क्योंकि हम एक बार उसका पौधा लगाने के बाद बार बार उसका उपयोग करते हैं। नेपियर घास हो गया, रिचका हो गया, ये सभी बहुवर्षीय फसलों में आती हैं। अभी तक हमने देखा मौसम के आधार पर, उसके बाद आर्थिक लाभ या उपयोगिता के आधार पर, और तीसरा देखा जीवन चक्र के आधार पर। अब हम विशेष उपयोग के आधार पर देखते हैं। अभी तक हमने नकदी फसलों को कोई वीडियो देखते हैं, कहीं पढ़ते हैं तो मैक्सिमम हमें दिखाई देती हैं खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, नकदी फसलें। लेकिन नकदी फसलें विशेष उपयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण हुआ है, ना कि वो उन तीनों के साथ है। ऋतु के आधार पर केवल 3 ही फसलें हैं जो अभी तक मैंने पहले बताया। अब जो नकदी की फसलें ये विशेष उपयोगिता के आधार पर इनका वर्गीकरण हुआ है। तो वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, इन फसलों में गन्ना, आलू, चाय, कॉफी, कपास, तंबाकू, मिर्च, जूट, कोको, केला, संतरा, आम आदि फसलें नकदी फसलों में आती हैं, जिनको व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा पैदा किया जाता है। अब हम देखते हैं मिश्रित फसलें तथा अंतर्वर्ती फसलें। एक ही खेती में जब एक साथ एक से अधिक फसलें अलग अलग कतार में बोई जाती हैं तो उसे अंतर्वर्ती खेती कहते हैं। मिश्रित फसलें या अंतर्वर्ती फसलें में दोनों में केवल बस यही अंतर है कि जो अंतर्वर्ती फसलें होती हैं वैज्ञानिक तरीके से की जाती हैं, यानी एक ही खेत में जब एक साथ एक से अधिक फसलें अलग अलग कतार में बोई जाती हैं तो वो अंतर्वर्ती खेती बोलते हैं। लेकिन मिश्रित खेती में उसका कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं होता है, वैसे ही मिक्स करके बुआई कर दिया जाता है। जैसे गन्ने की फसल के 2 कतार के बीच मसूर, चना, सरसों आदि का उत्पादन किया जाता है, और इनमें उर्द, मूंग, लाही, मटर, आलू, सावा आदि का भी ऐसे उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है साइलेज फसल। साइलेज की फसलें वे फसलें होती हैं जब हम किसी हरे चारे को काफी टाइम के लिए संरक्षित करके रख देते हैं और वो खराब नहीं होता है। जैसे हरे चारे को हवा की अनुपस्थिति में गड्ढे के अंदर रखने से चारे में लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे हरे चारे का पीएच मान कम हो जाता है और चारा सुरक्षित रहता है। भूसा तथा पुआल साइलेज की तुलना में बहुत घटिया होता है, लोग इसको ज्यादा उपयोग करते हैं, जबकि उसका जो क्वालिटी होता है साइलेज की अपेक्षा बहुत ज़्यादा घटिया होता है। उसमें वो प्रोटीन, वो खनिज तत्व और ऊर्जा की वो मात्रा नहीं मिलती है जो साइलेज वाली फसलों में मिलती है। अब साइलेज वाली फसलों में जैसे इनमें प्रोटीन, खनिज तत्व एवं ऊर्जा की उपलब्धता बहुत ज़्यादा होती है। इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। जैसे मक्का हो गया, ज्वार, जई, बाजरा, ये हरी फसलें हैं, इनको हम हरे चारे के रूप में हमेशा के लिए उपयोग कर सकते हैं साइलेज बना करके। एक गड्ढे के अंदर इसको लैक्टिक अम्ल बनता है और उस चारे की क्वालिटी बढ़ जाती है, उसमें प्रोटीन, खनिज तत्व, ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है आवरण फसल। इन फसलों की 2 लाइनों के बीच में काफी जगह होती है। जैसे हम देखते होंगे कि जो कि वर्षा ऋतु में पोषक तत्व एवं मृदा अपरदन को काफी बढ़ावा देती है। इन खाली जगह में कोई कम ऊंचाई एवं उथली जड़ वाली दलहनी फसलों की खेती करते हैं, जो खाली पड़ी हुई जमीन पर अपना आवरण बनाकर मृदा संरक्षण के साथ साथ पोषक तत्व के क्षरण को भी नियंत्रित करता है। मक्की में लोबिया की आवरण फसल, मक्की में धान का पुआल देखते होंगे, बीच में आवरण एक डाल दिया जाता है। इन फसलों की 2 लाइनों के बीच में काफी जगह होती है, जो कि वर्षा ऋतु में पोषक तत्व एवं मृदा अपरदन को काफी बढ़ावा देती है। अगर वहां पर हम मक्की या धान का पुआल नहीं डालेंगे तो वहां पर कोई ना कोई दूसरी घास और कोई चीज उग जाएगी, जिससे बगल वाली जो फसल है उसका पोषक तत्व को वो खींच लेगा। जैसे मक्की में लोबिया की आवरण फसल हो जाती है, मक्की में धान का पुआल डाल दिया जाता है। ये आवरण फसलें इन्हें बोली जाती हैं। मृदा रक्षक फसलें होती हैं, मृदा की रक्षा करती हैं, जैसे इसमें बरसीम हो गया, मूंगफली, उर्द, मूंग, शकरकंद, जितनी दलहनी फसलें हैं वो मृदा की रक्षा करते हैं, क्योंकि उनके जड़ों में नाइट्रोजन होने के कारण मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा कम नहीं हो पाती है, जिससे मृदा की क्वालिटी बनी रहती है। हरी खाद की फसलें होती हैं, मूंग, मसूर, सनई, ढैंचा, बरसीम, बाजरा, मक्का, ये सभी चीजें हरी खाद की फसलें बोली जाती हैं। अगर हमें हरी खाद की जरूरत है तो उसकी जुताई करके खेत में उसको हम हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।